गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड, यानी कि मासिक चक्र, मासिक धर्म चक्र क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि पीरियड्स होते हैं युवावस्था में गर्ल्स को, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मासिक धर्म चक्र क्या होता है, पहले हम इसके परिभाषा और इसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक स्त्री की गर्भाशय से ब्लड यानी कि रक्त, श्लेष्मा, अनिषेचित अंडाणु, श्वेत रक्त कणिकाएं इत्यादि का स्राव हर महीने 26 से 28 दिनों की अवधि में होना ही रजोधर्म, मासिक धर्म, ऋतुस्राव, माहवारी, मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। यह स्राव 4 से 5 दिनों तक होता रहता है। मासिक धर्म को माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी और पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाले स्राव को मासिक धर्म कहा जाता है। मासिक धर्म सबको एक ही उम्र में नहीं होता। लड़कियों को यह 8 से 17 वर्ष तक की उम्र में हो सकता है। कुछ विकसित देशों में लड़कियों को 12 या 13 साल की उम्र में पहला मासिक धर्म होता है। वैसे सामान्य तौर पर 11 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़की को किस उम्र में मासिक धर्म शुरू होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। लड़की के जीन्स की रचना, खान पान, काम करने का क्या तरीका है, लाइफस्टाइल, रहन सहन, वो किस जगह पर रहती है, कौन सा एरिया है, उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, इत्यादि इत्यादि। पीरियड्स या मासिक धर्म महीने में एक बार आता है। यह चक्र सामान्य तौर पर 28 से 35 दिनों का होता है। महिला जब तक गर्भवती ना हो जाए यह प्रक्रिया हर महीने होती है। मतलब 28 से 35 दिनों के बीच नियमित तौर पर मासिक धर्म या माहवारी होती है। कुछ गर्भवती यानी कि शादी के बाद की बात है। कुछ लड़कियों या महिलाओं को माहवारी 3 से 5 दिनों तक रहती है और कुछ को 2 से 7 दिनों तक भी रहती है। और ये जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है सर्कमस्टांसेस पे, परिस्थितियों पे, रहन सहन का वातावरण कैसा, वहाँ पे सीजनल एटमॉस्फेयर कैसा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है। और खान पान तो मेनली जो है डिपेंड करता है कि क्या खान पान लिया जा रहा है। मासिक धर्म या माहवारी आने से पहले महिला के शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे मासिक धर्म आने से पहले पेट में दर्द होता है, ऐंठन की समस्या होती है, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, डायरिया या उल्टी की समस्या भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स सभी में देखने को मिले, कुछ एक में देखने को मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, और सामान्य नॉर्मल वे में भी स्टार्ट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मासिक धर्म शुरू होने के साथ पेट में समस्या के अलावा खाने की इच्छा भी बढ़ जाती है। इसमें खान पान का पूरा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार और खट्टी चीज़ें जो हैं इसमें नहीं खाई जाती हैं, ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं खाई जाती हैं। उससे क्या है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सामान्य दिनों की तुलना में इस पीरियड के दौरान महिलाएं जो हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है। फिर इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इस वजह से कुछ वजन बढ़ने की भी संभावना रहती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। फिर ये है कि ये शुरू कैसे होता है। जब कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तब उसके अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। इन हार्मोन की वजह से हर महीने में एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है। कुछ अन्य हार्मोन अंडाशय को एक अनिषेचित डिंब उत्पन्न एवं उत्सर्जित करने का संकेत देते हैं।
सामान्यतः अगर लड़की इन पीरियड्स के आसपास अगर वो मैरिड है, तभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस आसपास यौन संबंध नहीं बनाती है, तो गर्भाशय की वह परत जो मोटी होकर गर्भावस्था के लिए तैयार हो रही थी, टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। मासिक चक्र की वजह से ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हर महीने ये हार्मोन शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार कर देते हैं। मासिक चक्र के दिन की गिनती पीरियड्स शुरू होने के पहले दिन से अगले पीरियड शुरू होने के पहले दिन तक की जाती है। लड़कियों में मासिक चक्र 21 दिन से 45 दिन तक का हो सकता है और सामान्य तौर पर ये 28 से 35 दिन का ही होता है। हार्मोन्स में परिवर्तन क्या होते हैं? मासिक चक्र के शुरू के दिनों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हार्मोन शरीर को स्वस्थ रखता है, खासतौर पर हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही इस हार्मोन के कारण गर्भाशय के अंदरूनी दीवार पर रक्त और टिश्यूज की एक मखमली परत बनती है, ताकि वहां भ्रूण पोषण पाकर तेजी से विकसित हो सके। ये परत रक्त और टिश्यू से बनी होती है। फिर हम बात करेंगे ब्लीडिंग के बारे में। पीरियड्स के समय अक्सर यह मन में सवाल आता है कि ब्लीडिंग कितने दिन तक होनी चाहिए और कितनी मात्रा में, जिससे कि सामान्य माना जाए। पीरियड्स यानी एमसी के समय निकलने वाला स्राव सिर्फ रक्त नहीं होता है, इसमें नष्ट हो चुके टिश्यू भी शामिल होते हैं। इसमें ब्लड की क्वांटिटी करीब 50 ml ही होती है। कितना क्वांटिटी होनी चाहिए या कितनी होती है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ को बहुत ही सामान्य रूप से पीरियड्स आते हैं और वो 3 से 4 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, और कुछ एक को एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डाइट, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटरी फैक्टर्स क्या है। तो इन सब बातों पर जो है निर्भर करता है। फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि जो ये ऋतुस्राव है 12 से 14 वर्ष की आयु से शुरू होता है और 48 यानी कि 48 से 50 वर्ष, मोर देन 50 भी कुछ केसेस में हो सकता है कि आयु तक ये चलता रहता है। उसके बाद जो है पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। जब अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं हो पाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीयूष ग्रंथि की क्रियाशीलता को घटा देता है, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का स्राव कम होने लगता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम स्राव होने से गर्भाशय में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है तथा श्लेष्मिक मेम्ब्रेन में रक्त भर जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अधिक रक्त संचार से श्लेष्मिक कला फट जाती है और रक्त ऋतुस्राव की अवधि में योनि से बाहर निकलने लगता है। तो ये जो है इसकी प्रोसेस है। ऋतुस्राव में रक्त के साथ श्लेष्मा, वेस्ट जो भी अंदर मटेरियल होता है, एंडोमेट्रियल थ्रेड्स, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा अनिषेचित अंडाणु जो उपस्थित रहते हैं, ये रक्तस्राव के तुरंत बाद जम जाते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इत्यादि। इसकी जो क्रिया है मेंस्ट्रुएशन की, ये 2 चरणों में विभाजित की गई है। पहला है प्रोलिफेरेटिव फेज और दूसरा है सेक्रेटरी फेज। तो इन 2 फेज की बात करेंगे हम। प्रोलिफेरेटिव जो फेज है, ऋतुस्राव के इस चरण में अंडपुटिका का विकास जो है तीव्र गति से होता है तथा अंडपुटिका परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अंडपुटिका का विकास FSH के स्रावन से होता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। इसलिए इस चरण को एस्ट्रस चरण कहा जाता है तथा पुटिका चरण भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी चरण में ग्रेफियन पुटिका परिपक्व होती है। अब हम बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के टूट फूट की मरम्मत करता है तथा निषेचित डिंब हेतु स्थान
तैयार करता है। निरंतर कोशिका विभाजन के कारण गर्भाशयता का जो स्तर है मोटा हो जाता है तथा इसमें श्लेष्मिक ग्रंथि और रक्त वाहिनियों की भी वृद्धि हो जाती है। यह चरण 10 से 14 दिन तक चलता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बाद 5वें दिन से 20वें दिन तक रहता है। 14वें दिन ग्रेफियन पुटिका फट जाती है तथा अंडोत्सर्ग अथवा अंड यानी कि ओवुलेशन हो जाता है, अंडक्षरण, और अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाता है। दूसरा है सेक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद काल संचक्र चरण जो कि सेक्रेटरी फेज आता है। इस चरण में फटा हुआ ग्रेफियन पुटिका कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन का स्रावन करती है। इसी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अधिक स्रावन से गर्भाशय का स्तर की श्लेष्मा ग्रंथियों में श्लेष्मा अधिक भरने लगता है तथा रक्त वाहिनियों में भी रक्त का संचार अधिक होने लगता है। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु की जीवन अवधि काफी कम हो जाती है तथा ये 8 से 10 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। इस बीच अगर मैथुन या संभोग के दौरान पुरुष का शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से मिलकर निषेचित कर देता है, अगर वो मैरिड है, तो गर्भधारण जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। परंतु अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो गर्भाशय उपकला स्तर की रेखित धारी तथा गर्भाशय का स्तर जो है फट जाता है और रक्त अनिषेचित अंडाणु श्लेष्मा झिल्ली इत्यादि रक्त स्राव के साथ बाहर निकल जाती है। यह अवस्था 14 दिनों तक चलती है तथा 28वें दिन मासिक स्राव हो जाता है, जो 3 से 4 या 3 से 5 दिनों तक चलती रहती है। इससे अधिक दिनों तक मासिक धर्म का होना अनियमित मासिक धर्म कहलाता है। अगर बहुत ज़्यादा दिन तक पीरियड्स ठीक नहीं हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको नॉर्मल यानी कि सामान्य मेंस्ट्रुएशन नहीं माना जाता है और उसमें जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है या कोई भी प्रॉब्लम्स किसी को भी होती है तो उसके लिए जो है डॉक्टर की सलाह लेनी अनिवार्य होती है। तो ये था मेंस्ट्रुएशन के बारे में। थैंक यू।